व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके बाद मार्केटिंग पढ़ेंगे एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के बाद आपका पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हो जाएगा समाप्त। आइए जल्दी से देखते हैं आज फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले क्या क्या है। ये एक बार कंप्लीट कर लिया तो समझो सारी चीजें फटाफट होती चली जाएंगी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने के लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फिर मैं बुकिश लैंग्वेज पे आ जाऊंगा, बट पहले समझ लो हमेशा की तरह। देखो बच्चों, होता क्या है, हमारे पास बाजार के अंदर ना दो कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो या दो कैटेगरी के लोग बोल लो, ठीक है। एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, ये होते हैं हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब हाउस होल्ड्स कौन लोग होते हैं? हाउस होल्ड्स वो लोग होते हैं जो अपना अपना नॉर्मल एज अ कंज्यूमर अपना जीवन जी रहे हैं, अपना कुछ काम भी करते हैं, अपना पैसा भी कमाते हैं, उसके बाद खर्चा करने के बाद कुछ उसके बाद सेविंग्स होती हैं। तो हाउस होल्ड्स को ही हम लोग सेविंग यूनिट्स भी बोल सकते हैं। सेविंग यूनिट्स का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ पैसा है, ठीक है। अब ये अपना जुड़ा हुआ पैसा लेके किसके पास जाते हैं? ये अपना जुड़ा हुआ पैसा लेके जाते हैं बच्चों या तो बैंक्स के पास। अब बैंक्स को बोलते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा है, आप ये पैसा हमारा जमा कर लो और हमें कुछ इंटरेस्ट दे देना उस पर। बैंक उनको थोड़ा सा नॉमिनल सा इंटरेस्ट दे देता है, 3.5%, 4%, 5% का, और उनको बोलता है लो भैया तुम्हारे पैसे पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। घर में रखोगे तो वो पैसा उतना ही रहेगा, हम हमारे पास रखोगे तो हम आपका पैसा बढ़ा भी देंगे थोड़ा बहुत, है ना। और बैंक क्या करता है? बैंक इस पैसे को उठा के दे देता है उन फर्म्स को जिनको पैसे की जरूरत है। फर्म्स बोल दो, कंपनीज बोल दो, ऑर्गेनाइजेशंस बोल दो, इनको हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट्स, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जो आप हो, जो सेविंग यूनिट्स हैं, उनके पास कुछ पैसा है जो उन्होंने सेव किया हुआ है, वो पैसा उठा के बैंक को दे देते हैं और बैंक इनको कुछ रिटर्न दे देता है, 3%, 3.5%, 4%। बैंक आपका पैसा उठा के कुछ फर्म्स को दे देता है और फर्म से कुछ ब्याज चार्ज कर लेता है। कितना चार्ज कर लेता है? 9%, 10%, 12%। तो ले रहा है इनसे 12%, आपको दे रहा है 4%, 5%। तो बीच में प्रॉफिट कमा लिया, पैसा भी आपका, प्रॉफिट बैंक का, तो बैंक की तो बल्ले बल्ले हो गई, मजे आ गए। तो अगर ऐसा हो जाए कि आप ही को पूरा 12% मिलने लगे, फिर तो मजा आ जाएगा। तो क्या हम डायरेक्टली ये पैसा इन फर्म्स तक नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हैं बच्चों। सर कैसे पहुंचा सकते हैं? हम पहुंचा सकते हैं ये पैसा इन तक फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है बच्चों? फाइनेंशियल मार्केट्स एक वो जगह है, अब देखो नाम ही है मार्केट, ये वो जगह है जहां पे डेफिसिट यूनिट्स खुद आएंगी, यानी फर्म्स खुद आएंगी, और आप भी उस मार्केट में जा सकते हो और आप वहां जाके डेफिसिट यूनिट्स देख सकते हो कि कौन कौन सी वो फर्म्स हैं जिनको पैसे की जरूरत है, और उनको तुम अपना पैसा डायरेक्टली दे दो, रिटर्न उनसे ले लो। अब तुम इनको पैसा किस फॉर्म में दे सकते हो? तुम मालिक भी बन सकते हो, यानी तुम इनके शेयर्स भी खरीद सकते हो। तुम क्रेडिटर भी बन सकते हो, यानी तुम इनके डिवेंचर भी खरीद सकते हो, बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। तो मार्केट बेसिकली बैंक जैसा ही काम कर रहा है, बट बैंक बीच में अपना मार्जिन बना लेता है। मार्केट में ऐसा कोई मार्जिन वगैरह नहीं है, आप ही को रिटर्न मिल जाता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है बच्चों, एक तरीके से इंटरमीडियरी है, एक कनेक्टर है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? सेविंग यूनिट को और डेफिसिट यूनिट को। तो दो तरीके से आप अपना पैसा इधर से इधर पहुंचा सकते हो, इधर बाय वे ऑफ बैंक्स और बाय वे ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। आ गया ना? अब देखो, a financial market link the savers and investors by mobilizing the funds between them। mobilizing का मतलब होता है मूव करना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक पैसा लेके जाना। financial markets perform allocative function।
इस फंक्शन को बच्चों, मार्केट जो पैसा इधर से इधर लेके जा रही है, इस फंक्शन को एलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं। एलोकेटिव का मतलब भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पैसे को। तो एलोकेटिव फंक्शन है एज इट एलोकेट्स फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। जो भी सबसे बेटर यूज हो सकता है फंड्स को वहां तक पहुंचा दिया जाता है। एलोकेटिव फंक्शन रिजल्ट्स इन टू कॉन्सिक्वेंसेस। एलोकेटिव फंक्शन जो बच्चों मार्केट ने परफॉर्म किया, जो आपका पैसा बाजार के थ्रू कंपनीज तक पहुंचा, उसके दो फंक्शन है। क्या? एक तो रेट ऑफ रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। भाई बैंक तो अपना प्रॉफिट बना लेता था ना, यहाँ पे रिटर्न आपका है सारा का सारा, तो आप यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाओगे। दूसरा, फाइनेंस इज एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। उन फर्म्स तक पैसा पहुंच जाता है जिनमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, जो इकोनॉमी के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं, उन तक पैसा पहुंच जाता है बच्चों। ठीक हो गया? अब देखो फंक्शंस क्या क्या है मार्केट्स के, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूव करना। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूव करना। किस चीज को मूव करना? सेविंग्स को। सेविंग का मतलब जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके जुड़ा हुआ पैसा है, उसको मूव करता है और चैनलाइज करता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। चैनलाइज का मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स यानी मूव करना सेविंग्स को, और चैनलाइज करना मोस्ट प्रोडक्टिव यूज तक। मोस्ट प्रोडक्टिव यूज मतलब जो भी उनका बेस्ट यूज हो सकता है। तो आप बेसिकली अपना पैसा उस कंपनी को दोगे ना जो उसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, है ना? तो वही लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर्स टू द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद मार्केट में बच्चों प्राइस भी डिसाइड होता है। प्राइस का क्या मतलब होता है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, बाजार में अगर आप कोई भी चीज लेने जाते हो वो कुछ प्राइस की होती है ना? सिमिलरली आप जब कोई सिक्योरिटी बाय करते हो, सिक्योरिटी मतलब वो शेयर हो सकता है, वो डिबेंचर हो सकता है, तो उसका कोई ना कोई प्राइस तो होता होगा ना भाई। आप पैसा जब कंपनीज तक पहुंचाते हो, या तो आप उनका शेयर खरीदते हो या आप उनका डिबेंचर खरीदते हो, तो वो किसी ना किसी रेट में तो जाएगा ना। तो वो रेट कैसे डिसाइड होता है बच्चों? वो मार्केट में डिसाइड होता है। देखो कैसे, इतनी डिमांड है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, इतनी सप्लाई है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अगर आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पता है तो डिमांड कर्व वैसा होता है नीचे की तरफ, सप्लाई कर्व वैसा होता है ऊपर की तरफ। जहां पे भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसके सामने जो प्राइस आता है और इसके सामने जो क्वांटिटी आती है, तो हम बोलते हैं इस क्वांटिटी को इस रेट पे बेचा जाएगा। तो मार्केट में जो सिक्योरिटीज का, शेयर्स, डिबेंचर्स का रेट डिसाइड होता है, वो ऐसे डिमांड सप्लाई से ही होता है। समझ गए? ठीक है। तो दूसरा काम क्या होता है? प्राइस डिसाइड करना। तो देखो बोल रहा है प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एसेट्स in the financial markets helps in deciding the prices of various financial securities. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों? सेविंग्स को मोबिलाइज करना, प्राइस सेट करके देना, लिक्विडिटी देना फाइनेंशियल एसेट्स को। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू कैश। इसका मतलब आपके पास अगर कोई भी सिक्योरिटी है, आपके पास कोई शेयर है, कोई डिबेंचर है, अब आप उसको बेचना चाहते हो, आपको पैसे की जरूरत है और आप उसको सेल करके पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको लिक्विड करना चाहते हो, तो वो कहां पे हो सकता है? मार्केट में जाके हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स भी हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं। तो क्या बोल रहा है? इन फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इजिली। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश। लास्ट आ रहा है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मार्केट कॉस्ट को भी कम करता है। कैसे कॉस्ट को कम करता है बच्चों? मार्केट में ऑलरेडी सारा डेटा अवेलेबल होता है हर चीज का। सर सारा डेटा अवेलेबल होने का क्या मतलब है? मतलब तुम्हें किसी सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानना है, कुछ तुम्हें नॉलेज चाहिए, कुछ देखना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो उसके लिए तुम्हें अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह सर्च नहीं करनी पड़ेगा, सब कुछ मार्केट में ही अवेलेबल है। तो कितना तुम्हारा टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, कितना सारा तुम्हारा पैसा बचेगा। तो जब ये सब सेविंग होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा ना ओवरऑल। देखो वही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी, cost of financial securities, so investors and companies do not have to spend much on getting this information. ठीक हो गया बेटा? ये सब मार्केट के फंक्शंस हैं। क्या क्या? मोबिलाइजेशन करना, प्राइस सेट करना, लिक्विडिटी देना एसेट्स को, और कॉस्ट को कम करना।
अब मार्केट कितने प्रकार की होती है बेटा जी? तो देखो मैं एक चार्ट बना देता हूं, वो तुम बना लेना, वैसे तो बना हुआ है लेकिन फिर भी मैं हाथ से बनाऊंगा। तो हमारी जो फिनेंशियल मार्केट्स हैं बच्चों, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली होती है मनी मार्केट, दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। अब जो कैपिटल मार्केट है इसमें दो मार्केट्स आती हैं, प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स। आओ तुमको डिटेल में सारी चीजें बता देता हूं। तो बच्चों मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज होंगी? सबसे पहले ध्यान रखना, मनी मार्केट में वो सिक्योरिटीज बिकेंगी जिनका टेन्योर शॉर्ट टर्म है बहुत ज्यादा, यानी एक साल के अंदर अंदर उन सिक्योरिटीज का पैसा वापस मिल जाएगा। तो अगर कोई आपसे लोन ले रहा है तो वो एक साल से कम कम टाइम का होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी। दूसरा डेट सिक्योरिटीज होंगी। डेट का मतलब इसके अंदर लोन चलेगा, मेनली शेयर्स वेयर्स नहीं होंगे इसके अंदर। तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म, डेट, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कोई भी सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में नहीं रखी जाती, तो इसीलिए हर कंपनी को यहां पे पैसा भी नहीं मिलता। सिर्फ जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं वही इस मार्केट में सर्वाइव कर पाती हैं। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी, डेट सिक्योरिटीज होंगी, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज होंगी। इन सभी सिक्योरिटीज में डील किया जाता है कौन सी मार्केट में? मनी मार्केट में। इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, नो ज्योग्राफिकल लोकेशन, नो लोकेशन। तो सर फिर ये मार्केट कैसी हुई जब कोई लोकेशन ही नहीं है? बेटा ओवर द इंटरनेट, ओवर टेलीफोन, सब टेलीफोन पे हो जाता है। ठीक है कि एक कंपनी को कुछ टाइम के लिए दूसरी कंपनी से पैसा चाहिए तो वो ओवर द टेलीफोन, ओवर द इंटरनेट ले लेंगे, उसको बाजार में नहीं जाना। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कॉल करेगी, वो पैसा डाल देगी, उसको ब्याज सहित वापस कर देगी। तो यहां पे बच्चों इस तरीके की चीजें होती हैं। एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए, वो ले सकता है ना। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो ले सकता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं मनी मार्केट में। सही है, इसकी कोई लोकेशन नहीं होती। ओके सर फिर कैपिटल मार्केट में क्या होगा? तो कैपिटल मार्केट में देखो यहां शॉर्ट टर्म है तो यहां पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज चलेंगी। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, इसके अंदर ये सिक्योरिटीज चलेंगी, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। यहां डेट है तो यहां पे डेट एंड इक्विटी दोनों चलेंगी। यहां पे आपको डेट सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, यहां पे आपको इक्विटी सिक्योरिटीज भी मिलेंगी। यहां पे अनसिक्योर्ड है, यहां पे सिक्योरिटीज सिक्योर्ड होती हैं। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आपको यहां पे कोई भी सिक्योरिटी इशू करी जाएगी तो वो सिक्योर्ड होगी। वहां पे अगर वो पे बैक नहीं करेंगे तो कंपनी के एसेट्स तक बिकेंगे। यहां पे कोई लोकेशन नहीं होती, इसकी लोकेशन होती है, फिक्स्ड लोकेशन होती है। आप लोगों ने देखी है ना मार्केट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, तो इन सब की फिक्स्ड लोकेशंस भी हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उनको हम कैपिटल मार्केट्स बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो मनी मार्केट समझ गए, कैपिटल मार्केट समझ गए। इसके अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ओनली डेट, अनसिक्योर्ड, कोई लोकेशन नहीं होती। इसके अंदर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, डेट भी यानी डिवेंचर भी, इक्विटी यानी शेयर्स भी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों सिक्योर्ड होंगी सिक्योरिटीज। फिक्स्ड लोकेशन होगा इसका, BSE और NSE। अब कैपिटल मार्केट में भी दो है बच्चों। अगर कोई सिक्योरिटी बिल्कुल न्यू सिक्योरिटी है, न्यू सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक तरफ कंपनी है और एक तरफ इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर बोल दो या फिर आप बोल दो कि खरीदने वाला, हाउस होल्ड। एक तरफ कंपनी है और एक तरफ हाउस होल्ड है, यानी कंपनी सीधा एक हाउस होल्ड को बेच रही है वो चीज, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटीज या प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है? एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू करी जाएंगी, पहली बार, बिल्कुल नई सिक्योरिटीज। तो न्यू सिक्योरिटीज जहां पे कंपनी से हाउस होल्ड के बीच में डीलिंग होगी, ये होगी प्राइमरी मार्केट्स में। सेकेंडरी मार्केट्स में क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी मार्केट्स होती है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए। सेकेंड हैंड का मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। यहां पे कंपनी नहीं होती, एक इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है। मैंने कोई शेयर्स खरीद लिए, अब मैं उन शेयर्स को बेचना चाहता हूं, तो कोई खरीदेगा मेरे से, बेचने वाला भी इन्वेस्टर, खरीदने वाला भी। इसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। लो जी, सेकंड हैंड, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं।
जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, 4 टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे इस पर्टिकुलर चार्ट में। लो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया, समझ गए? हाँ सर। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया वैसे, ठीक है। देखो, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट इज अ सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल। बेटा जो भी पैसा शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लेते हैं वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स जियोग्राफिकल एरिया बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस विच डील विद शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आपस में लेन देन करते रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फीचर क्या क्या होंगे? मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होगी इसके अंदर, हाईली लिक्विड, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेस रिस्की होते हैं। सर लेस रिस्की क्यों होते हैं? बेटा देखो, जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, समय कम होगा तो रिस्क भी कम होगा, है ना भाई। तुम किसी को उधारी दो शॉर्ट टर्म के लिए तो उसके भागने के चांस कम है। तुम उधार दे दो बहुत लंबे समय के लिए, फिर वो पैसे नहीं देगा वापस यार, वो भाग भूग जाएगा या भूल जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो डील करते हैं? आरबीआई करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, एलआईसी, जीआईसी, यानी लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक बहुत कम है इसके अंदर। मनी मार्केट इनेबल्स कंपनीज टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए काम होगा, ये तो आपको पता ही है। और इसके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको बस पता होना चाहिए। वो होते हैं बच्चों कॉल मनी। कॉल मनी कौन इशू करता है? बैंक। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से ही पैसा लेना होता है तो उसको बोलते हैं हम कॉल मनी। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा मांग लेता है उसको कॉल मनी बोलते हैं। फिर होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता है जब सरकार को पैसा चाहिए होता है। गवर्नमेंट किसको बोलती है? आरबीआई को, कि भैया आरबीआई को सिक्योरिटी इशू करो और हमको पैसे लाके दे दो। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो सिक्योरिटी को इशू करता है शॉर्ट टर्म पैसा रेज करने के लिए। कौन बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कौन इशू करेगा सिक्योरिटी? आरबीआई। आरबीआई बोलेगा चलो ये सिक्योरिटी खरीद लो, 1 साल में पैसा मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेजरी बिल, ठीक है। उसके बाद होता है सीपी। सीपी होता है बच्चों कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का क्या मतलब होता है? कमर्शियल पेपर बच्चों कंपनीज को जब पैसा चाहिए होता है। अब देखो, अगर बैंक को पैसा चाहिए बैंक से तो वो कॉल मनी इशू करेगा, सरकार को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल इशू करेगी, किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर इशू करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब बैंक को पैसा चाहिए होता है किसी इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, जब बैंक पब्लिक में इशू करता है तो उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बोल देते हैं। और कमर्शियल बिल तो आप सब जानते ही हो। कमर्शियल बिल क्या होते हैं? बेसिकली बीआरबीपी, जो बिजनेस पर्पस के लिए आपस में एक्सचेंज करते हैं बिजनेसेस, उनको हम कमर्शियल बिल्स बोल देते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। डन बेटा। ये सब मनी मार्केट में आ जाता है। कैपिटल मार्केट कौन सी होगी? मार्केट फॉर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, बता दिया मैंने आपको। इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सब ऐसी चीजें होंगी जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स आपको प्रोवाइड करेंगी। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे? ये लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। ये एक लिंक है किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। बढ़िया हो गया सर ये तो। द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर्स। इंटरमीडियरी के थ्रू ये मार्केट चलती है बच्चों। इंटरमीडियरी के थ्रू मतलब बेटा मार्केट में जो सेल परचेज है ना, जो कंपनी को पैसा चाहिए वो किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, यानी कि डायरेक्टली नहीं होता। आपके पास सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वो ब्रोकर आपको ये शेयर्स खरीदने में हेल्प करेगा। तो मार्केट में हमेशा इंटरमीडियरी होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिलती है। कैपिटल फॉर्मेशन बनता है इससे। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आता है, ग्रोथ आता है, ये सब है। द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी चल रहा है। मार्केट में ठीक है, डिमांड सप्लाई फ्री है, आप जो चाहो जितने चाहो उतने शेयर्स खरीद बेच सकते हो, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए मार्केट चलेगी। ठीक हो गया बेटा? लो स्क्रीनशॉट। परफेक्ट सर। ये एक हमारा डिफरेंस है,
डिफरेंस में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे? तो कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग। मनी मार्केट की बात करें तो मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट। फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें मेनली इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं बच्चों। ठीक है, ड्यूरेशन आपको पता ही है, इसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले, आउटले का मतलब अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे जो होता है छोटा छोटा अमाउंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जनरली लो होती है इसके अंदर आउटले, 10 रुपए से 100 रुपए तक, मतलब बड़े भी होते हैं लेकिन छोटे अमाउंट के शेयर्स भी यहाँ पे होते हैं। इसमें बात करें तो बहुत बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होते हैं, 25,000, 50,000, 75,000 ऐसे शुरू होता है। लिक्विडिटी, ये लिक्विड है। कैपिटल मार्केट्स आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट अगर हम मनी मार्केट से बात करें तो लेस लिक्विड होता है। अगर मनी मार्केट से कंपेयर करूंगा तो इतना लिक्विड नहीं है, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैश में कन्वर्ट हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। दे एंजॉय हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। सेफ्टी की अगर हम बात करें बच्चों तो ये लॉन्ग टर्म है तो ज्यादा रिस्की है, ये शॉर्ट टर्म है तो सेफ है या लेस रिस्की है। रिटर्न की अगर हम बात करें बच्चों तो रिटर्न जो है हमारे पास वो हाई होगा कैपिटल मार्केट में। भाई देखो, जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिस्क, और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, तो रिटर्न इसमें ज्यादा होता है, इसमें रिटर्न कम होता है। चलो जी, अब कैपिटल मार्केट में अगर नई सिक्योरिटीज है प्राइमरी मार्केट, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है सेकेंडरी मार्केट। ठीक हो गया। आओ जी, प्राइमरी मार्केट को बोलेंगे न्यू इशू मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉमन सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं? वो है शेयर्स, वो है डिवेंचर्स, जो मेनली आपको न्यू इशू में दिखेंगी। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोल देते हैं बच्चों। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब शेयर मार्केट भी बोल देते हैं बच्चों। तो देखो, इसको बोल रहा है इट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। जहां जिस मार्केट में पुरानी सेकंड हैंड सिक्योरिटीज का सेल परचेज हो रहा है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोल देंगे। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं वो डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं मार्केट को अपनी सिक्योरिटीज बेच के। इन द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी। ये भी मैंने आपको बताया। इसमें कंपनी टू इन्वेस्टर जाता है, इसमें इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है, कंपनी नहीं होती। परफेक्ट। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। बढ़िया सर, क्या बात है। अब आ गया बच्चों हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सेकेंडरी मार्केट को ही बेटा स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं या स्टॉक मार्केट बोल देते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बच्चों एक बाजार है, एक मार्केट है जहां पे स्टॉक्स का सेल परचेज होता है। देखो, अगर आप एक शेयर की बात करते हो ना उसको शेयर बोलते हैं, बहुत सारे शेयर्स की बात करें तो उसको स्टॉक्स बोल देते हैं। तो यहां पे बहुत सारी कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो, बहुत सारी कंपनी के शेयर्स आप बेच सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इसका मतलब बेटा ये सबसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर इसको चला सकते हैं। इनकॉर्पोरेट है या नहीं भी है, इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड है या नहीं भी है। इस्टेब्लिश्ड, जो किस लिए इस्टेब्लिश करा गया है? फॉर द पर्पस, क्या पर्पस? असिस्ट करना यानी हेल्प करना, रेगुलेट करना यानी रूल्स बनाना, कंट्रोल करना यानी वही रूल्स बनाना। अब देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है प्रॉपर रूल्स बनाना, कंट्रोल करने का मतलब होता है ये देखना कि रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हेल्प करना, रेगुलेट करना, असिस्ट करना, कंट्रोल करना इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग। चाहे आप खरीदो, चाहे बेचो, चाहे सिक्योरिटीज में सेल परचेज दोनों करो, सिक्योरिटीज की। ठीक हो गया। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है बच्चों बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स के लिए। फंक्शंस बताओ जी स्टॉक एक्सचेंज के। बिल्कुल सेम है
जो पीछे मार्केट के फंक्शंस आए थे, लगभग वही, जैसे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। आपके पास कोई सिक्योरिटी है, आपको उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिक्विडिटी कहां पे मिलेगी? स्टॉक मार्केट में मिलेगी। आपको मार्केटेबिलिटी कहां मिलेगी? स्टॉक मार्केट में मिलेगी, क्योंकि रेडीमेड कस्टमर तैयार है ना। देखो बोल रहा है मेन फंक्शंस टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग कैसे होगी? बता ही दिया मैंने आपको अभी पीछे। डिमांड सप्लाई से प्राइसिंग होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा उसके रेट भी ज्यादा, जिसकी डिमांड कम उसकी रेट भी कम, राइट। तीसरा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। मार्केट का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये ध्यान रखा जाए कि ट्रांजैक्शन बहुत सेफली हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, कोई नकलीपन ना हो। देखो क्या बोल रहा है, इन द स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। लिस्टेड का मतलब जिनको मार्केट ने अलाउ करा है, लिस्ट करा है। एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड कंपनीज नेम्स इन द लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी। लिस्टिंग तभी होती है, कंपनीज का नाम लिस्ट में तभी आता है जब उनकी साउंडनेस वेरीफाई कर ली जाती है। ठीक है बेटा? हाँ सर। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपनीज जो हैं इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं भाई? देखो मार्केट में कंपनीज को पैसा मिलेगा, वो बिजनेस करेंगी, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, इकोनॉमी में नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ तो अपने आप होगा, है ना। उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी मार्केट में लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना। आजकल कितने सारे लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, कितने सारे लोग इक्विटी कल्चर के बारे में जानते हैं, कितने सारे लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपका पैसा आप बिजनेसेस को दोगे, बिजनेस उससे और बड़ा बिजनेस करेगा तो आपको और पैसा बना के देगा। तो ये इक्विटी कल्चर ही तो है, इक्विटी कल्ट को ही तो अवेयर किया जा रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज, राइट। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। मार्केट आपको स्पेकुलेशन का भी स्कोप देता है। स्पेकुलेशन का स्कोप का क्या मतलब हुआ कि आप कोई चीज सस्ते में खरीद सकते हो, फिर जब प्राइस बढ़ जाए तो आप बेच भी सकते हो। इसको बोलते हैं स्पेकुलेट करना, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना और फिर बीच में प्रॉफिट बना लेना। तो आज शेयर सस्ते हैं, आपने खरीदे, साल 2 साल 5 साल बाद महंगे हो गए, आपने बेचे, तो आपको प्रॉफिट बनाने का भी चांस यहाँ पे मिलता है। तो ये सब बच्चों फंक्शंस होते हैं मार्केट्स के। इसके बाद एक डिफरेंस दिया हुआ है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। अब बच्चों इसका भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर 60% हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज होंगी? न्यू सिक्योरिटीज। इसमें कौन सी सिक्योरिटीज होंगी? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी मार्केट में है। इशूड बाय, कौन इशू करता है? कंपनी। यहाँ पे कंपनी बेच रही होती है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में ही लेन देन हो रहा होता है। ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितनी प्रमोट होगी, किस तरीके से होगी, तो यहां पे तो बच्चा डायरेक्टली होगी। प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि पैसा सीधा सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स के पास जा रहा है। यहां पे डायरेक्टली तो होती ही नहीं यार, यहां पे तो एज इफ कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं हो रही, यहां पे तो लोग आपस में ही बस ओनरशिप चेंज हो रही है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में पैसा तो घूम ही रहा है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहां पे सिर्फ बाइंग हो रही है भाई। अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो सिर्फ खरीद सकता है, बेच तो सकता ही नहीं, कंपनी बेचेगी सिर्फ। यहां पे दोनों चीजें कर सकता है इन्वेस्टर, बाइंग भी और सेलिंग भी। ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, नई सिक्योरिटीज ऑनलाइन ही ऑफर करी जाती हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो ये आपको फिजिकली मिल जाएगी मार्केट, बीएससी एनएससी वगैरह वर्किंग आवर्स में मिल जाएगी। प्राइजेस कौन फिक्स करता है बच्चों? जब पहली बार सिक्योरिटी इशू करी जाती है तो कंपनी ही फिक्स करती है प्राइस, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और यहां पे डिमांड सप्लाई से होता है, यहां पे डिमांड सप्लाई से होता है। तो ये हमारे पास मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस होता है। क्या बात है सर, सर आपने तो बोला था 2 पार्ट्स में बनाओगे। भाई 2 पार्ट्स में बनाना था, बट मैं सोच रहा हूँ 1 शॉट ही बना दूं। 1 शॉट में पढ़ लो यार, एक ही बात है, क्या दिक्कत है, पार्ट्स में क्यों बनाए। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की सेलिंग परचेजिंग करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा? ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड। देखो ऐसे नहीं है कि कोई भी कंपनी जाके अपना शेयर बेच सकता है, उसको पहले अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना पड़ेगा। लिस्ट कराने का मतलब है फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मार्केट से परमिशन लो। मार्केट का परमिशन देने के साथ साथ एक बॉडी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, चेक करती है कि ठीक से हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सेबी। सेबी की परमिशन लो, लिस्ट कराओ फिर अपनी सिक्योरिटीज को, है ना।
नेम ऑफ द कंपनी लिस्टेड सिक्योरिटीज में जब आ जाएगा तभी आप ट्रेडिंग करवा पाओगे अपनी सिक्योरिटीज की, बाइंग सेलिंग करा पाओगे, है ना। अच्छा जी सर, बेनिफिट क्या होंगे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के, जो ऑनलाइन आजकल ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, इसके क्या फायदे हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट है बहुत ज्यादा। दिस सिस्टम अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू सी द प्राइजेस ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज। नंबर 2, बहुत एफिशिएंट है। प्राइजेस फिक्स कैसे होते हैं, डिमांड सप्लाई से, सारी की सारी वहां पे चीजें आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारे ग्राफ्स, चार्ट्स, बहुत सारे एनालिसिस की चीजें आपको गिवन होती हैं, आप समझ सकते हो, उस हिसाब से फिर ट्रेड कर सकते हो। एफिशिएंसी है ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है कि जितना भी काम हो रहा है वो सब ऑनलाइन हो रहा है, एक मार्केट के अंदर अंदर हो रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, तो कॉस्ट बचता है, एफर्ट बचता है, टाइम बचता है, मनी बचता है, राइट। ग्लोबल रीच है। ग्लोबल रीच का क्या मतलब होता है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन फ्रॉम अब्रॉड कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। जैसे हम इंडियन सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं, हम इंटरनेशनल सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं, तो ये भी होता है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जितने भी अलग अलग ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो अल्टीमेटली एक स्टॉक एक्सचेंज पे आके यूनाइट कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन है ना, अल्टीमेटली सब जुड़ेंगे एक ही तार पे जाके, प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं बट जुड़ेंगे एक ही जगह। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री have been brought into one trading platform, the online stock exchange। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेनिफिट्स, तो बस आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, तुम्हें बाइंग सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले बच्चों एक ब्रोकर ढूंढोगे। ब्रोकर कौन है, मैंने बोला ना, मार्केट इंटरमीडियरी के थ्रू चलती है। इंटरमीडियरी के थ्रू चलती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे ब्रोकर सब कुछ करेगा। अब पहले ब्रोकर क्या होते थे बच्चों, इंडिविजुअल्स होते थे। जैसा अगर आपने स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जब भी फ्री हो इस वीकेंड पे बैठ के जरूर देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा शेयर मार्केट के बारे में। बहुत अच्छी स्टोरी है, पता नहीं ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगी तुमको, स्कैम 1992 के नाम से आएगी, ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट में इंटरमीडियरी की जरूरत होती है, लिख देते हैं मार्केट में ये कंपनी है, कंपनी इंटरमीडियरी को बीच में रखेगी और ये इंटरमीडियरी फिर आपसे डील करेगा। ये इंटरमीडियरी कौन है, ये ब्रोकर होता है। ये ब्रोकर कंपनी के शेयर बिकवाने में और आपको शेयर खरीदने में हेल्प करेगा, ठीक है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है आप सबसे पहले ब्रोकर का सिलेक्शन करो। पहले तो इंडिविजुअल होते थे, आजकल कंपनीज हो गई हैं, बहुत सारी एप्स आ गई हैं जिसमें आप जाके शेयर सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, दुनिया भर के ऐड आते हैं, मैं क्या नाम लूं किसी का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हु आर मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है पार्टनर्स की, या कोई कंपनी हो सकती है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप ब्रोकर का सिलेक्शन करो। अब ब्रोकर जो है आपको बोलेगा ठीक है आप मेरे यहाँ आ गए हो, अब आप एक अकाउंट बना लो, लॉग इन कर लो। अब अकाउंट जब आपको बनाना होता है तो वो आपसे क्या क्या डिटेल मांगता है, वो आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ एड्रेस प्रूफ लगेगा, यानी कोई आधार कार्ड वगैरह, आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका घर का स्टेटस, आप इंडियन हो, आप एनआरआई हो, आपका बैंक अकाउंट लगेगा जिससे पैसा कटेगा, है ना भाई, पैसा भी तो जाएगा ना, खरीदोगे तो, बेचोगे तो आएगा। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स लगेंगी। डिपॉजिटरी कौन होता है बच्चों, देखो पूरे देश में अगर आपको, जैसे आपको पैसा जमा कराना हो तो आप बैंक्स के पास जाके पैसा जमा कराते हो ना, इसी तरीके से ऑनलाइन शेयर्स हमारे यहाँ पे डिपॉजिटरी के थ्रू ही बिकते हैं। तो डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक पैसे का ध्यान रखता है, डिपॉजिटरी शेयर्स का ध्यान रखते हैं। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है सीडीएसएल, एक है एनएसडीएल, तो इनके थ्रू ही शेयर्स का सेल परचेज होता है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स होती हैं। अगर आपने एक से पहले भी किसी ब्रोकर के साथ खाता खोला हुआ है तो उसकी डिटेल, क्लाइंट कोड नंबर, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ब्रोकर आपसे लेगा और आपके नाम पे अकाउंट खोल देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रोकर का सिलेक्शन करो, फिर ब्रोकर क्या खोलेगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है, देखो जब पहले शेयर्स होते थे ना बच्चों, तो ऑफलाइन फॉर्म में होते थे, यानी कागज के फॉर्म में होते थे, उनको हम बोलते हैं मटेरियल अकाउंट।
बट अभी सब ऑनलाइन होता है तो उसको डीमैटीरियल कर दिया गया है, यानी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आपको पहले सिक्योरिटीज संभालने के लिए घर पे अलमारी में रखनी पड़ती थी, अब वो अलमारी का नाम डीमैट अकाउंट है। तो आप जितने शेयर खरीद रहे हो वो डीमैट अकाउंट पे दिखाई देंगे, जो बेच दिए वो वहां से माइनस हो जाएंगे, जो खरीद लोगे वो प्लस हो जाएंगे। तो ब्रोकर सारी डिटेल लेने के बाद आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा। तो डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं इसको, एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डीपी, डीपी का मतलब ब्रोकर, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक हो गया बेटा? ओके। अब ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये किसके पास होती हैं? डिपॉजिटरी के पास। मैंने बोला ना शेयर्स का संभाल के कौन रखेगा? जैसे पैसे का लेन देन बैंक से होता है, शेयर्स का लेन देन डिपॉजिटरी से होता है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट करता है इन्वेस्टर के साथ थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी ब्रोकर के थ्रू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रोकर ढूंढो, फिर डीमैट अकाउंट खोलो, फिर उसको बताओ आपको क्या लेना है, ऑर्डर प्लेस करो। प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर कैन बी प्लेस टू ब्रोकर ईदर पर्सनली और थ्रू फोन, ईमेल और थ्रू ऐप। ठीक हो गया? परफेक्ट। अब ब्रोकर क्या करेगा? जो आपने ऑर्डर प्लेस करा है वो देखेगा कि आपने कौन से शेयर कितने रुपए में प्लेस करे हैं, फिर वो मैच करेगा क्या उतने रुपए में अवेलेबल हैं, तो इसके बाद वो मैच करेगा शेयर को बेस्ट प्राइस से। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन and connect to the main stock exchange and match the share and best price available। जैसे ही बेस्ट प्राइस मिलेगा वैसे ही वो क्या कर देगा? आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फुलफिल करना। फुलफिल करने का मतलब होता है कि जो भी आपने प्राइस बताया है अगर आपको खरीदने हैं तो आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, पैसा आपके पास से कट जाएगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन होना। व्हेन द शेयर्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है? अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ब्रोकर आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा। ट्रेड कंफर्मेशन का मतलब चलो आपका ट्रेड कंफर्म हो गया, इस रेट में आपको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है? उसके बाद क्या ब्रोकर बनाएगा? फिर एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है बच्चों? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सारी डिटेल लिखी होती है। ब्रोकर बोलता है भैया इतने शेयर खरीदे, इस कंपनी के खरीदे, इस तारीख पे खरीदे, इतने रुपए के खरीदे, इतनी मेरी कमीशन बनेगी, वो सब कुछ कौन बता रहा होता है? ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्ट नोट में। After the trade has been executed, within 24 hours, broker issued a contract note. This note contain number of shares, price, date, time of deal, brokerage charges, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बस शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे आपको और पेमेंट हो जाएगा। अब डिलीवर कहाँ पे होंगे? डीमैट अकाउंट में। पेमेंट कहाँ से होगा? आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है? द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स ब्रॉट। भाई खरीदे हैं तो पैसा दो, सेल करें तो पैसा मिल जाएगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये इमीडिएटली हो जाता है बच्चों। ठीक है? अब जिस दिन पे चीजें हो रही हैं उसको बोलते हैं पे इन डे। उसको हम क्या बोलते हैं? पे इन डे। यानी अगर खरीदा है तो पैसा कटेगा, बेचा है तो शेयर्स आपके पास से जाएंगे। ठीक है? इसको बोल देंगे पे इन डे। अब खरीदा है तो पैसा कट गया, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शेयर्स मिल जाते हैं। बेचा है तो शेयर्स चले गए, 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आ जाता है। तो जब फाइनल डीलिंग हो जाती है इसको बोल देते हैं पे आउट डे। ठीक है? सेटलमेंट साइकिल, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन द पे इन डे विच इज बिफोर T+2। T+2 का मतलब होता है ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। जो सेटलमेंट साइकिल है ना बच्चों, वो ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज की है, लेकिन अब तो इतना फास्ट है कि T+1 भी हो जाता है, यानी ट्रांजेक्शन प्लस 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन अभी T+2 ही सिखा रहे हैं तो वही लिखते चलो। राइट? एज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 with effect from April 2003, the settlement cycle to T+2 on a rolling settlement basis. On the T+2 day, the stock exchange will deliver the share or make the payment of the order. This is called pay out day. ठीक हो गया बच्चों? डन? हाँ सर। तो इस तरीके से शेयर्स में पूरा आप डीलिंग कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रोकर का सिलेक्शन करो, ब्रोकर फिर डीमैट अकाउंट खोलेगा, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लेस करने के बाद वो मैच करेगा शेयर और बेस्ट प्राइस को, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, फिर डिलीवरी होगी और लास्ट में सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ सर, समझ गए। डीमैटेरियलाइजेशन किसको बोलते हैं? मैंने आपको बता दिया। जब शेयर्स ऑफलाइन फॉर्म में होते थे तो उनको हम बोलते थे मैटीरियल होना।
आजकल ऑनलाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं डीमेटीरियल हो जाना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। तो डीमेटीरियलाइजेशन रेफर्स टू होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अ डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक जो सिक्योरिटीज संभाल के रखता है ऑनलाइन फॉर्म में ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे डीमेटीरियलाइजेशन के, ये आपको बस रीड कर लेने हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना तो है ही हमको। क्या फायदे होंगे? नंबर 1, कन्वीनियंट है, आसान है, कितना इजी है, जैसे बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो अपने फोन पे चेक कर सकते हो कितने शेयर हैं, किस प्राइस पे हैं, क्या है सब। फिजिकल शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है फिजिकल सर्टिफिकेट में भी। ठीक है, डीमेट सिक्योरिटीज को आप प्लेज कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, मतलब अगर आपको लोन वोन लेना है तो इन शेयर्स को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो। देखो कितना फायदा है, कोई खोने का, चोरी का, फर्जीपन का कोई अब स्कोप ही नहीं है। सर्टिफिकेट तो फर्जी भी बन सकता है, कागज तो फर्जी भी बन सकता है, तो यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं बचा, पेपर वर्क कम हो गया। ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट करना, अगर आपने खरीदे हैं तो, बेचे हैं तो डेबिट कर लेगा, माइनस कर लेगा, है ना। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स एक ही अकाउंट में रख सकते हो। पहले कितनी दिक्कत होती होगी, अलग अलग शेयर खरीदे तो अलग अलग सर्टिफिकेट, ये वो सिरदर्दी कितनी ज्यादा होती होगी, है ना। इसके बाद डीमेट सिस्टम कैसे काम करता है ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, वही सब है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है बच्चों, रीड ओनली टॉपिक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, रीड ओनली है। देखो जैसे बोल रहा है डीमेट अकाउंट खोलने से पहले डिपॉजिटरी के पास इन्वेस्टर को एक डीपी सेलेक्ट करना पड़ता है। डीपी का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी वही ब्रोकर चाहिए तुम्हें सबसे पहले तो सबसे पहले तो ब्रोकर सेलेक्ट करो। डीपी इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, डीपी की फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो मेनली ब्रोकर ही होता है। इट मे बी अ बैंक, इट मे बी ब्रोकर, इट मे बी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, तो पहले तो ये है। फिर उसके बाद आप क्या करो, अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने का मतलब वही डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको ओपन करने पड़ेंगे अपना पैन कार्ड देके, फोटोग्राफ देके, एटसेट्रा। उसके बाद फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स जो है, जो आपके फिजिकल शेयर्स हैं, वो आपको अपने ब्रोकर को देने पड़ेंगे कि भैया इसको डीमेटेरियलाइज कर दो। अगर आपके पास पहले से कोई शेयर्स हैं उसको आप ब्रोकर को दो, वो डीमेटेरियलाइज कर देगा। इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन द आईपीओ then simple details of demat account and DP to be given, allotment would be automatically credited toward demat account। अगर आप कोई IPO खरीदते हो यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है, आपने तब खरीदा, तो वो डायरेक्टली आपके ऑनलाइन अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है, इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ब्रोकर, अगर आपको बेचने हैं तो DP क्या करेगा, डेबिट करेगा आपका अकाउंट। मैंने बोला ना जैसे बैंक में होता है ना, पैसा आ गया तो क्रेडिट, ऐसे ही शेयर्स आ गए तो क्रेडिट, गए तो डेबिट, शेयर्स गए तो डेबिट। The broker then gives instruction to DP for the delivery of shares, वही डिलीवर हो जाएंगे शेयर्स अगर आपने खरीदे बेचे हैं तो, और उसके बाद ब्रोकर को पेमेंट मिल जाती है। भाई खरीदे हैं पैसा कटेगा, शेयर आ जाएंगे, बेचा है पैसा आ जाएगा, शेयर चले जाएंगे। देखो वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days, जिसको हम सेटलमेंट साइकिल भी बोलते हैं, जो कि T+2 चलता है। समझ गए। इसके बाद बच्चों स्टॉक एक्सचेंज के कुछ इंडाइसेस लिखे हुए हैं। इंडाइसेस का क्या मतलब होता है, इंडिकेटर्स। स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस, इंडाइसेस मतलब होता है बच्चों इंडिकेटर्स, कि मार्केट कैसी चल रही है, बाजार में डिमांड ज्यादा है, मार्केट ऊपर की तरफ है, या मार्केट गिरी हुई है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो देखो बच्चों हमारे यहाँ पे ना मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये बाजार है 2 जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर बहुत सारी कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि बाजार के अंदर आज माहौल कैसा है, बाजार में तेजी है यानी लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या बाजार में आज कुछ हो ही नहीं रहा, खास कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इस बाजार के टॉप 50 कंपनीज उठा लेते हैं, ऊपर की 50 कंपनीज उठा लेते हैं और उनके शेयर का एवरेज ले लेते हैं, शेयर प्राइस का एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज बढ़ रहा है या एवरेज घट रहा है। तो अगर एवरेज बढ़ रहा होता है तो हम बोलते हैं मार्केट में बढ़िया चल रहा है, आज काम तेजी है। कम हो रहा होता है तो हम बोलते हैं मार्केट में इतनी तेजी नहीं है, गिर रहा है। तो ये कोई कौन सा इंडिकेटर है जो हमें ये दिखाता है, उस इंडिकेटर को बोलते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में 50 कंपनी होती हैं, तो ये 50 था, लेकिन क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता है, एन से नेशनल, एन से निफ्टी बना दिया। तो निफ्टी में क्या होता है, बेसिकली ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज लेके ये बताता है कि बाजार ऊपर है या नीचे है। तो अगर आप कभी निफ्टी सुनो
तो समझ जाना ये एनएससी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब बाजार में अच्छा उछाल है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं सबके, और गिर रहा है तो इसका मतलब बाजार अच्छा नहीं चल रहा। इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुछ कंपनीज का एवरेज कौन बताएगा? सेंसेक्स। कौन बताएगा? सेंसेक्स। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट बढ़ रही है या मार्केट गिर रही है। ठीक है बच्चों, तो सेंसेक्स क्या है? दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ बीएससी। तो बीएससी में 30 कंपनीज का एवरेज ले लेते हैं, उसमें 50 कंपनीज का। इट इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 50 की स्टॉक्स इन एनएसई। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है बच्चों सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ? ये वो बॉडी है बच्चों जो सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर्स को, डिवेंचर्स को जो एक्सचेंज हो रहा है उसके ऊपर नजर रखता है कि कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो देखो क्या बोल रहा है, सेबी वाज सेट अप इन 1988 टू रेगुलेट, रूल्स बनाना किस चीज के? फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के। 1992 में सेबी को एक लीगल स्टेटस दे दिया गया। लीगल स्टेटस का मतलब कि इसको एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रॉपर पावरफुल बॉडी बना दी गई। 1988 में इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन 1992 में खूब पावरफुल बॉडी बना दी। इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, अब ये बॉडी क्यों बनाई गई है बच्चों? मार्केट में ना बहुत फर्जीवाड़ा होता था, बहुत ज्यादा फेक चीजें होती थी, बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते थे, कंपनीज पैसे लेके भाग जाती थी, इन्वेस्टर का नुकसान होता था। तो फिर सेबी का डेवलपमेंट हुआ, वो नजर रखता है, देखता है, एक एक चीज पे ध्यान देता है कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द बेसिक पर्पज ऑफ सेबी इज टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट। ये सबसे बड़ा इसका फंक्शन है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, हर चीज विजिबल, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, फ्रॉड हो ही ना पाए। फॉर इफेक्टिव मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट, सेबी परफॉर्म अ मेजर रोल फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। 3 लोगों के लिए मेल काम करता है ये। सबसे पहले कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए क्या काम करता है? कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देता है जहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी उस मार्केट में, उस जगह पे सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाएगा, मार्केट में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली इन्वेस्टर के लिए सेबी ये मेक श्योर करता है कि उनका पैसा सेफ रहे, कोई भी कंपनी उनका पैसा लेके ना भागे। ठीक है, और इंटरमीडियरी के लिए, इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर वगैरह, उनके लिए एक ऐसा बिजनेस बना के चलता है जो कि कॉम्पिटिटिव है, जो कि प्रोफेशनल है, जहां पे सब सारे रूल्स फॉलो होते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ब्रोकर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेबी तीनों का ध्यान रखता है, किस किस का? खरीदने वाले का भी, बेचने वाले का भी, और जो इन दोनों का मिलान कराएगा, इंटरमीडियरी का भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, लगभग ऑब्जेक्टिव्स यही थे बच्चों जो हमने पीछे पढ़ लिए। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? वही सेबी क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर को कि भैया उसका पैसा लेके ना भागे कोई। जैसे रूल्स बनाना, एक्टिविटीज, जितनी भी काम हो रहे हैं सेबी उस पर ध्यान रखता है, नजर रखता है, रूल्स बनाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर को ताकि सेफ्टी रहे उसकी इन्वेस्टमेंट की, कोई फ्रॉड ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, यानी वही फर्जीवाड़ा ना हो, है ना। रेगुलेट करना और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियम बनाना, इंटरमीडियरीज के लिए भी, ब्रोकर्स के लिए भी, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी। तो सेबी सबका ध्यान रखता है। मेन सेबी के फंक्शन, सावधान इंडिया सवाल पेपर में पक्का आएगा, 100% लिखवा लो मेरे से, 100% आएगा ही आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ना आया तो बस खत्म, अगले साल वीडियो ही नहीं बनानी, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या लिखा है? सेबी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या फंक्शंस हैं? प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी। 1 by 1 तीनों को पढ़ते हैं। वैसे तुम्हें अभी बता देता हूं, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करना, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, नजर रखता है, प्रोटेक्ट करता है किस किस को? इन्वेस्टर को, कि भैया पैसा लेके ना भाग जाए। डेवलपमेंट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, डेवलप करना मार्केट को, अवेयरनेस स्प्रेड करता है, लोगों को इक्विटी कल्चर के बारे में बताता है, डेवलप होता है मार्केट। और रेगुलेटरी का मतलब नियम बनाना। तो प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा तो प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को आगे ले जाने के लिए काम करेगा तो डेवलपमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रूल्स बना रहा है तो रेगुलेटरी फंक्शंस काम कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब होता है? भैया इन्वेस्टर के पैसे को बचाओ,
सेबी ये मेक श्योर करेगा कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। उसके लिए वो सबसे पहले प्राइस रिगिंग देखता है। प्राइस रिगिंग तो नहीं हो रही। प्राइस रिगिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करना। बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी पहले, शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करने लगती थी, बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज करने लगती थी। मतलब जो जेन्युइनली है ना, वो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके उससे कई ज्यादा महंगा शेयर बेचने की कोशिश करती थी, तो प्राइस रिगिंग होती थी। अब सेबी नजर रखता है हर कंपनी पे, उसके प्रॉपर ऑडिट कराता है, सारी चीजें देखता है कि कहीं पे ऐसा काम तो नहीं हो रहा जहां इन्वेस्टर के पैसे के साथ मजाक हो रहा हो। इसको बोलते हैं चेक ऑन प्राइस रिगिंग। It refers to manipulating the prices of securities with the main objective of inflating और depressing the market। यानी या तो बहुत ऊपर दिखाना या बहुत नीचे दिखाना। सेबी प्रोहिबिट करता है ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि इससे फ्रॉड हो सकता है इन्वेस्टर्स के साथ। दूसरा, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इन्वेस्टर के पैसे को कैसे बचाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग रोक के। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है बच्चों? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कंपनीज के अंदर अंदर जो कंपनी के आने वाली चीजों को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि कोई कंपनी बिकने वाली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने अपने लोगों को ये बता दूंगा कि भैया ये कंपनी बिकने वाली है, अपने शेयर आज बेच के निकल लो, फायदे में रहोगे, है ना। तो मैं अपने लोगों को या तो इस तरह से सतर्क कर देता हूं, या मुझे पता है कि कंपनी कोई ऐसा डिसीजन लेने वाली है जिससे प्राइस बढ़ेगा, तो मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं यार थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लो इस कंपनी में, फायदा होने वाला है, फायदा होने वाला है, मेरा भी डाल लेना, प्रॉफिट होगा तो मुझे दे देना चुपचाप पीछे से। तो ये तो गलत बात हुई ना यार, ये तो बहुत गलत बात हुई। इस तरीके से क्या हो रहा है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो स्टडीज कर रहा है, जो वहां पे हिसाब किताब लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, उसके साथ तो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। तो इस तरीके से कंपनीज भाग भी सकती हैं, कंपनीज बहुत सारा पैसा भी बना सकते हैं लोग अंदर अंदर से। तो ये प्रोहिबिट करता है सेबी। सेबी बोलता है गलत है ये चीज। तो इनसाइडर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इनसाइडर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉफिट भी बना सकता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक हो गया, नहीं हो गया? तो ये सेबी मना करता है, भैया गलत बात है ये। तीसरा, सेबी कोई फ्रॉड नहीं होने देता, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होने देता, तभी तो प्रोटेक्ट करता है। तो प्राइस रिगिंग भी तो एक तरीके की वही प्रैक्टिस थी, इनसाइडर ट्रेडिंग भी तो वही प्रैक्टिस थी, इस तरीके की कोई और प्रैक्टिस भी है तो सेबी प्रोहिबिट करता है, ताकि हम प्रोटेक्टर को प्रोटेक्टर बोल रहा हूं सो सॉरी, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो प्राइस रिगिंग हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होने देना। उसके बाद सेबी एडुकेट भी करता है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज को खुद से इवैल्यूएट कर पाए, ताकि वो अच्छे से सिलेक्शन कर पाए, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। और उसके साथ साथ सेबी क्या करता है, गाइडलाइंस देता है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट, किस चीज का, डिवेंचर होल्डर्स का, है ना, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा केसेस का, ये सब सेबी ध्यान रखता है बच्चों। तो ये सब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आ जाता है। ठीक है, फिर आ गया डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल कौन से होंगे भाई? स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना, आगे बढ़ाना, लोगों को इसके बारे में बताना, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, दीज फंक्शंस आर टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। ज्यादा एक्टिविटीज हो, ज्यादा लोग मार्केट में आए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, ग्रोथ हो, इस चीज के लिए होता है बच्चों। अब इसमें क्या क्या करेगा सेबी? ट्रेनिंग करेगा इंटरमीडियरी की। भाई जितने इंटरमीडियरी ट्रेंड होंगे उतने ज्यादा लोगों को ला पाएंगे, उतने लोगों को खुश कर पाएंगे, राइट। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोचेस। जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर दी भाई, अब इंटरनेट से होने लगा ना सब, तो डेवलपमेंट कितना हो गया स्टॉक एक्सचेंज का। आप सोचो आजकल लोग कितना ज्यादा जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, पहले कुछ जानते ही नहीं थे। उसी तरीके से अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दिया। पहले क्या होता था बच्चों, हर कंपनी को एक अंडर राइटर रखना ही पड़ता था अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए, फिर अंडर राइटर कमीशन भी लेता था। लेकिन अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑप्शनल हो गया, अब आपको अंडर राइटर की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट बचती है ना, डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ सेबी रिसर्च भी करता है, इंफॉर्मेशन पब्लिश भी करता है, ताकि सब लोगों को मार्केट के बारे में पता रहे। आईपीओ जो है वो भी परमिट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आईपीओ क्या होता है? पहली बार शेयर इशू करना। अब हमने पढ़ा ना कि आईपीओ तो प्राइमरी मार्केट में आना चाहिए, लेकिन सेबी बोलता है चलो ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए ये भी सेकेंडरी मार्केट में अलाउ कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ये सब डेवलपमेंटल फंक्शंस में आ जाता है। आखिरी आते हैं बच्चों रेगुलेटरी फंक्शंस। अब रेगुलेटरी में तो आपको पता ही है, हर चीज पे रूल बनाना। रेगुलेटरी मतलब हर चीज पे रूल बनाना। सर किस चीज के रूल बनाएगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर कैसे होना चाहिए, अगर कोई ब्रोकर ने आगे ब्रोकर रखा है, सब ब्रोकर कैसे होना चाहिए, एजेंट का, ट्रस्टी का, बैंकर का,
सबके नियम कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कराना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मतलब आपने एक बार पैसा दिया, फिर वो आपका पैसा अलग 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 जगह डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स, इनके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन करना ब्रोकर को, पोर्टफोलियो एक्सचेंज को, अंडरराइटर को, मर्चेंट को, जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं सबके रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये सेबी का काम है। उसके बाद रेगुलेशन करना टेक ओवर बिड्स का। टेक ओवर बिड्स का मतलब अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, खरीद रही है, तो उसके रूल्स भी कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। उसके बाद इंक्वायरी बिठाना, ऑडिट कराना स्टॉक एक्सचेंज का, इंटरमीडियरीज का कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब इंक्वायरीज कौन करेगा? कौन इसके रूल्स रेगुलेशंस देखेगा? सेबी देखेगा। उसके बाद ऐसी चीजें करना जो परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज मे बी डिलीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें जो सरकार पहले एक्ट्स में थी या नहीं है, या एक्ट चेंज हो गया, लेकिन उस सारी चीजों को परफॉर्म करना जिससे मार्केट में सेफ्टी बनी रहे, ठीक हो गया। उसके बाद फीस लगाना, अदर चार्जेस लगाना एक्ट को सही से फॉलो करवाने के लिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर पेनल्टी लगाना, है ना, ये सब भी सेबी कर देता है। बस ये था बच्चों हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। इसी के साथ आपके 10 चैप्टर खत्म हो गए। अब कितने चैप्टर बच गए? 2 बच गए, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फिर हमारा बिजनेस स्टडीज समाप्त। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।